हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग ईवीएस के पेपर को करने वाले हैं जो कि अभी 7 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, इस पेपर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और इस पेपर को करने के बाद आप लोग बहुत सी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे नई नई। ठीक है, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे आता है और हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को करना है। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो है जो लास्ट ईयर वाले पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए आराम से क्लास करेंगे, ठीक है, टाइम पर ध्यान मत दीजिए, आप सीखते रहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण से में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, मतलब ईवीएस को एक एकीकृत सब्जेक्ट के रूप से पढ़ाया जाता है। इसका कारण क्या क्या है। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। ठीक है, डी वाला है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो इसमें कौन कौन से कारण हैं वो सही है ईवीएस, जो कि ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण से देखने में हमारी मदद करते हैं, तो हमको ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जस्ट 1 मिनट। एकीकृत दृष्टिकोण, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। आराम से समझिएगा क्या होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब जोड़कर पढ़ाना। तो देखिए इसमें केवल दो ही ऑप्शन हमारे सही हैं, दो ही जो हमारे कथन है वो सही हैं, ए वाला और बी वाला। तो ए और बी अब किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, इसीलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वे अपनी देखभाल कर सके, मतलब बच्चे जो हैं वो अडल्ट से सावधान रहें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चों को क्या सिखाना चाहिए जिससे बच्चों को सेक्सुअली हरसमेंट ना किया जा सके, परेशान ना किया जा सके। उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। गुड टच बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो देखिए आपको बच्चों को एक चीज़ ही सिखानी है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर आप किसी बच्चे को किसी गलत तरीके से छूते हैं, गलत तरीके से छूना क्या होता है और अच्छी प्रकार से छूना क्या होता है, ये सिखा दीजिए। ठीक है, तो वो अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा। उसे पता तो चलेगा कि आज सर जी ने या किसी एडल्ट ने हमें समाज में, सोसाइटी ने किस प्रकार से हमको छुआ। तो गुड टच और बैड टच को बताना। तो 62 का 3 सही है। 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है। रोशनी, एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, कौन, शिक्षिका। प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो स्टार लग के आया था, तो इसका कोई भी एक फिक्स आंसर नहीं था। फिलहाल जो इसका आंसर जो सही माना गया था वो माना गया था दूसरा वाला और चौथा वाला। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही थे, तो 63 के 2 हो जाएंगे, अनुमान लगाना और जांच करना। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है हमारा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड है, नक्शा की अगर आपको जानकारी है तभी आप कर सकते हैं। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियाँ हैं। एक तेलंगाना राज्य है भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए आपको गुजरात और बिहार की स्थिति बतानी है। तो देखिए मान लीजिए ये तेलंगाना है हमारा, ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर है ये हमारे बिहार। ठीक है, तो तेलंगाना के सापेक्ष बताना है। तो तेलंगाना कहाँ हो गया, तेलंगाना के ये हो गया उत्तर, नीचे वाली दिशा होती है दक्षिण, ये होती है पश्चिम, ये होती है पूरब।
तो ये वाली कौन सी दिशा होगी, हो जाएगी गुजरात के लिए उत्तर पश्चिम, ठीक है। और ये कौन से हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, ये है बिहार। तो बिहार के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, और गुजरात के लिए हो जाएगा, सॉरी, गुजरात के लिए हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और बिहार के लिए हो जाएगा उत्तर पूरब। तो इसमें 64 का हमारा चौथा सही है। जब तक आपको मैप नहीं देखा है तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की संख्या का चयन करें। क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ईवीएस के कौशल को पढ़ाने के लिए, ईवीएस को सिखाने के लिए शिक्षक डायरी, चित्र बनाना, परियोजना कार्य, चित्र पठन। तो हमको क्या क्या कराना चाहिए बच्चों के लिए, तो हमको बच्चों को जो है शिक्षक डायरी, इससे क्या मतलब है सिखाने से, ठीक है। हम सिखाने जा रहे हैं बच्चों को कौशल, तो शिक्षक की डायरी से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी सी डी तीनों सही हैं, इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए फिर 66 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, मैप से आधारित है, ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर पैमाने को दर्शाया गया कि 1 सेंटीमीटर पैमाना बराबर 155 मीटर, ये लिखा हुआ होता है अगर आपने मैप को देखा हुआ होगा, ठीक है। अगर आप मैप पर 1 सेंटीमीटर दूरी चलते हैं तब उसको वास्तविक लाइफ में, रियल लाइफ में आपको 155 मीटर चलना पड़ेगा। तब दो शहरों के बीच की जो दूरी है मैप पर, नक्शे पर कितनी है, 19.7 सेंटीमीटर। तो रियल में कितनी होगी, तो 19.7 गुणा कर दो इसको सीधे 155 मीटर से, ठीक है। तब ये आएगी मीटर में आंसर आएगा। अब मीटर में बनाने के बाद 1000 से कर दो भाग, तो ये बन जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये केवल गुणा भाग करने वाला क्वेश्चन है, समझा दिया हमने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 67, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है, क्या कारण होता है, ठीक है। जो माउंटेनर्स होते हैं, जब हम लोग माउंटेन पर जाते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है नोज से, तो उसका क्या कारण है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दाब से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो सब बकवास है। देखिए जब हम ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें ब्लड जो होता है जो फ्लो करता है, उनमें के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से अधिक हो जाता है, इसलिए इसका पहला सही होगा। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ये कितना अच्छा बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक, जो जिसमें से ऊष्मा को प्रवाहित ना किया जा सके, बह नहीं सके, वो कौन है। देखिए लोहा तो होता है तो ऐसे काट लो, एल्युमिनियम भी होती है, ठीक है, जल भी होता है, लेकिन ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, इनमें से आप ऊष्मा का फ्लो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ऊन हो। तो इसलिए हमको कुचालक वाला चुनना था, इसलिए 68 का चौथा सही हो जाएगा। देखिए जिसमें समझाने वाली चीज़ है उसमें समझा देते हैं, वैसे तो जो है 69 में 69 क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर है हमारा। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है, शिक्षिका है, कि जो बीज हैं वो किस प्रकार से जर्मिनेट होते हैं, किस प्रकार से जमते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ का आकलन करने का प्रयास वो कर रही है। चित्र बनाएं, प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें, रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो इसका क्या होना चाहिए, तो इसमें जो हमारा जो होगा
चित्र बनाना और प्रस्तुत करना ये चीज़ गलत है। चित्र बनाने से का मतलब, इससे आप क्या सीखेंगे? अनुमान लगाएं, इससे आपका समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। निरीक्षण करें, ठीक है, और मतलब ऑब्जर्वेशन करें। क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें, इन्फीरेंस निकालें कि आपने क्या सीखा। तो इसमें जो है BCD ये तीनों सही हैं, इसलिए 69 का जो हमारा हो जाएगा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 70, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 क्षेत्र में ही पाई जाती है। विश्व में तो बहुत है, लेकिन भारत में केवल एक 22 स्थान है जहाँ पर ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति हो सकती है? प्रचुर, जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। विदेशी, स्थानिक, विलुप्त होने की कगार पर। देखिए, जो प्रजाति होती केवल स्पेसिफिक एक ही एरिया में पाई जाती हैं, तो उनको हम स्थानिक कहते हैं, इंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेमिक, जो केवल स्पेशली एक ही स्थान पर पाई जाती है, विशेष किसी स्थान पर पाई जाती है। तो 70 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या है। EVS में पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या है? जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि हमको ये बताना है कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ शामिल है। मानव निर्मित पर्यावरण शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण ये भी शामिल है, सामाजिक पर्यावरण ये भी शामिल है, सांस्कृतिक पर्यावरण ये भी शामिल है। तो चारों प्रकार के पर्यावरण जो हैं EVS में शामिल हैं, इसलिए हमारा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? हाथियों के विषय में वह कथन चुने जो सही नहीं है। देखिए, नाट वाला क्वेश्चन है, नकारात्मक क्वेश्चन आया है। कौन सा हाथियों के बारे में कथन सही नहीं है? 3 सही होंगे, इसमें एक गलत है। हथनियाँ झुंडों में रहती हैं, सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, अच्छा। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ठीक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो देखिए, जो इसमें 3 कथन तो सही हैं। पहला भी सही है कि हथनियाँ झुंडों में रहती हैं। तीसरा भी सही है कि जो हाथी हैं 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद अलग रहने लगते हैं। चौथा तो इसी से रिलेटेड है, तीसरे से ही, कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा वाला कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं होगा वही हमारा सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना है। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा? 72 में हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो, सभी लोग, आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। 73 क्या है? EVS कक्षाओं में मानचित्र पठन। ये भी मैप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मानचित्र पठन गतिविधियाँ छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, ठीक है। कौन कौन से वो हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, हाँ समझ पाएंगे, जैसे वो भी गुजरात बिहार वाला तेलंगाना वाला आंसर था। स्थानों की दिशाओं को समझना, ये भी समझेंगे। प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये भी समझ जाएंगे। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। देखिए, इसमें क्या है, ये चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे, डी वाली, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है बच्चों को सिखाना, जबकि ABC ये हमारे तीनों उद्देश्य हैं बच्चों को सिखाने के लिए, कि बच्चे स्थानों की समझ आ जाए, दिशाएं जान जाएं और प्रतीक समझ जाएं। तो इसलिए इसमें 73 में पहला हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 74। 74 क्वेश्चन नंबर देखिए कितना बड़ा है ये। क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है। आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं, जो
एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर पहुंचते हैं अपने विद्यालय, ठीक है, जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। तो देखिए इसको सीख लेते हैं, आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, पढ़ते जाइए करते जाइए। आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है, एक्स पर है। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, अभी नहीं दिखाएंगे कहाँ पर है, बस मानकर चलिए वाई पर है हमारा विद्यालय, ठीक है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब कि सीधी रास्ता नहीं है, ये तो बात सही है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। एक्स के ठीक उत्तर ऊपर ही होगा ना, दिशाएं अभी बताई थी, कितने मीटर पर, 125 मीटर पर। इसका नाम क्या है, ए। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। फिर आप बी पर जाते हैं जो कहाँ है, बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में कितनी दूरी पर है, 75 मीटर पर, ठीक, आप बी पर आ गए। फिर आप सी पर जाते हैं, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। अब बी के ठीक उत्तर में है इधर, मतलब ऊपर है, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर कितने मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर है। जे कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। और अंत में आप वाई पर पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पूरब में है। जो सी के ठीक पूरब कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। यहाँ पर है आपका विद्यालय, ये है 75 मीटर, तो मतलब ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, तो ये ऐसे ऐसे लाइन बना लीजिए, सीधे में ही है, ठीक है। अब वाई के सापेक्ष आपको दिशा बतानी, जैसे सापेक्ष का मतलब होता है यहाँ पर है वाई, अब इसके सापेक्ष देखिए एक्स कहाँ पर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशाएं वाई के सापेक्ष, मतलब वाई से देखना है आपको। तो वाई के सापेक्ष घर कहाँ है, बिल्कुल नीचे है, एक्स में है। तो वाई अगर 0 पॉइंट है तो वाई से नीचे ठीक क्या होता है, ठीक होता है दक्षिण। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 74 वाले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा ठीक दक्षिण। तो इसका दूसरा वाला हमारा सही ऑप्शन है, समझ गए। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 74 का दूसरा, ठीक दक्षिण में वाई के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या क्वेश्चन है। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। 2 बच्चे जिनका नाम, एक का नाम सलीम है, एक का नाम राजू है। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने हुए चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे मैगी वगैरह है। दूसरी तरफ राजू है जो घर का बना स्वस्थ खाना तो खाता है, लेकिन वह पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। ये कमी है राजू में। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से, मतलब कौन सी समस्या से जूझना पड़ेगा, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जो लोग पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते तो उनको एनीमिया रोग हो जाता है, सभी को पता है, ठीक है। चारों ऑप्शन में भी दिया गया है। अब पहला देखिए, जो लोग मैदा से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, छोले भटूरे वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको कौन सा होता जाता है, उन लोगों को मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। तो इसलिए 75 वाले में हमारा तीसरा सही हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। एनीमिया सभी ऑप्शन में है क्योंकि पालक से हमको एनीमिया बीमारी होती है अगर पालक नहीं खाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। किसमें मिश्र धातु हैं, देखिए, क्या लिथियम एक मिश्र धातु है, कभी भी नहीं है। क्या टिन एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु नहीं है, ये तो धातु है। मैग्नीशियम भी एक धातु है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मिश्र धातु जो 2 धातुओं से मिलकर बनाई गई हैं, तो देखिए स्टील है और ब्रास है और ब्रांच है, मतलब जिसको हम कापर वो कहते हैं कांसा और तांबा, ठीक है, तांबा नहीं कांसा वगैरह, जिसको ब्रास और ब्रॉन्ज कहते हैं। तो क्षेत्र का चौथा जो हमारा है वो है मिश्र धातु। 77 है, 77 पर आ गए हैं। अब हम लोग आ गए कथन और कारण पर। देखिए
कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा जी। 77 नंबर है। अभिकथन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। हाँ सही है, कहानियाँ दी गई हैं। कारण क्या है? उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि भाई कहानी में पात्रों के तदानुभूति नहीं, ठीक है, सहानुभूति जो मिसप्रिंट है पेपर में, रख सकें। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों और संवेदनशील बनाना है। तो देखिए, कहानियाँ इसीलिए दी जाती हैं कि बच्चे समाज में, सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को सीख सकें, संवेदनशील हो सकें और इन्वायरमेंट के प्रति जो है अपने दायित्व को समझ सकें। तो इसमें दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। तब 77 का पहला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भूगोल से रिलेटेड है। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते, पृथ्वी के आयतन में क्या क्या होता है? 1% पर्पटी, 84% मेंटल, 15% क्रोड। मतलब क्रस्ट क्या 1% होती है, मेंटल 3 चीज़ें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तब क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 1% पर्पटी होती है, 84% मेंटल होती है, 15% क्रोड होती है, जिससे पृथ्वी मिलकर बनी हुई है। तब ये तीनों सही हैं, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 फिर ये कथन वाला आ गया हमारा। 79 है ये। अभिकथन कहते हैं, अल-बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण बताते हैं, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। देखिए, पहला वाला अभिकथन सही लग सकता है आपको, लेकिन जरा सी मिस्टेक है। यात्रियों ने भारत से उन्होंने यात्रा नहीं की, भारत में आए थे वो, इब्न बतूता और अल-बरूनी, ना कि भारत से वो गए थे, इसलिए ये अभिकथन गलत हो गया। कारण सही है, जब हम लोग यात्रा करते हैं तो हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है, इसलिए 79 का कौन सा हो जाएगा? तो ये तो गलत हो गया, लेकिन जो आर है वो सही है। तो 79 का कौन सा? 79 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है कि कल्पना कीजिए, उत्तर दीजिए। क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? मतलब पक्षी अगर विलुप्त हो जाए, पक्षियों को मार दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए, फिर उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न कैसे प्रश्न कहलाते हैं? तो ऐसे प्रश्न काल्पनिक प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। आप लोग बहुत जल्दी आंसर मत लगाना कि काल्पनिक प्रश्न होगा, ठीक है? काल्पनिक प्रश्न नहीं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों की जो होती थिंकिंग है उसको विकसित करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? अपसारी प्रश्न होते हैं, तो इसलिए इसका तीसरा सही होगा, 80 का 3। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। 81 है, बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह, वनवासियों अर्थात समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, जनजातियां आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो एक एनसीईआरटी की जो 5वीं कक्षा की बुक है, ठीक है, 5वीं क्लास की, उसमें एक झारखंड में रहने वाला सूर्यमणि है, उसकी कहानी को दर्शाया गया है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो देखिए, इस कहानी को इसलिए दिया गया है जिससे हमारी जो है पूर्वाग्रह हम ना रहें, ठीक है? उन लोगों के प्रति कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, उनसे पक्षपात ना करें, भेदभाव ना करें, इसलिए इस कहानी को दिया गया। तो इसलिए ये तो गलत है, इसमें कहते हैं पूर्वाग्रह को दर्शाना नहीं दर्शाना, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, ये तीनों सही है, BCD ये तो हमको करना है, इसीलिए ये चैप्टर को रखा गया। तब 81 का कौन सा हो जाएगा? 81 का दूसरा। तो 81 का कौन सा हमारा सही हो गया? 81 का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 81 का है, ठीक है, दूसरा आंसर। 82 क्या है, देखिए वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है, वर्ल्ड जियोग्राफी से। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? ज्वालामुखी से किसकी उत्पत्ति हुई है? माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, आल्प्स पर्वत। पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं फ्यूजियामा ये है कहाँ, ठीक है। तो माउंट जो है हमारा, जो पर्वत जो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? यह है तंजानिया जहाँ की राजधानी है दोदोमा। तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। जापान तो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। तब ये बताइए इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तब हमको ये बताना किसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ज्वालामुखी से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ज्वालामुखी से इन्हीं दोनों की उत्पत्ति हुई है, माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा की। तो ये 82 का कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी किस में है? चौथे में। अब आप लोग हमको कमेंट में ये बताएंगे आल्प्स पर्वत कहाँ है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 83 क्वेश्चन नंबर 83 है। दो कथन है, बताने कौन से सही है। कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। नहीं, कौआ नीची डाल पर घोंसला नहीं बनाता है, गलत है। बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। नहीं, बीवर पक्षी जो होता है वो दो पत्तों को सीकर अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाता है, इसलिए दोनों कथन इसमें गलत हो गए हमारे। तो दोनों गलत कौन से हैं? दूसरा। तो 83 का हो जाएगा दूसरा वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये भी भूगोल का प्रश्न है, वर्ल्ड जियोग्राफी का है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 है। बस देखिए, अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है, 1.5 सी में आराम से तैर सकता है। हाँ, सही बात है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मृत सागर। कारण बता रहे हैं, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक बनाता है, ठीक है। देखिए इसका नाम है मृत सागर, इसका मतलब ये है इसमें इतनी ज़्यादा नमक पाया जाता है कि इसमें आप अगर तैरना नहीं भी जाते तब भी आराम से लेट कर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कूद फांद सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं मृत सागर। ये कहाँ है मृत सागर? ये एशिया में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री पर पड़ता है, वैसे तो एशिया में ही है। तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो 84 का पहला हो जाएगा। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या है? समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना। सबसे उपयुक्त कारण है, तो सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या हो सकता है? प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूह में कार्य देने के अवसर प्रदान करना, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयुक्त कारण है? ऐसा क्यों कहा गया कि आप समाज से सलाह लेंगे, ठीक है, समाज से मतलब बातचीत करेंगे, सीखेंगे, तो समाज से आप अंतःक्रिया करेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, इसलिए इसका जो है दूसरा वाला सही है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 85 का कौन सा है? 85 का दूसरा वाला सही है, सामाजिक अंतःक्रिया। 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटजीज के लिए कौन सबसे अच्छा रहेगा? चर्चा करना, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षण। देखिए, जो अनुभवात्मक का मतलब होता है जो चीज़ हम अनुभव से सीखते हैं, ठीक है, अपने आप से लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखी जाती है।
इसलिए इसमें चर्चा नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण सही है, प्रदर्शन भी सही है, कला एकीकृत शिक्षा ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है हमारा चर्चा, रुक जाइए 1 मिनट, चर्चा, हाँ नहीं जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? हाँ, चर्चा तो है, इसमें बच्चा एक्टिव होता है, सॉरी ठीक है, बच्चा एक्टिव होता है, चर्चा भी सही है, क्षेत्र भ्रमण भी सही है, कला एकीकृत प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन गलत है, ठीक है, प्रदर्शन दिखाने में सबसे कम बच्चा एक्टिव होता है, इसलिए ये गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाए, ACD, 86 का तीसरा। 87 वाला क्वेश्चन क्या है? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। कथन, ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों को सिखाने में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, पहला तो सही है, सामाजिक रचनावाद पर ही आधारित है पूरी की पूरी हमारी ईवीएस। लेकिन कथन दूसरे में देखिए, पियाजे के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य, देखिए जब पियाजे ने बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को नहीं माना है, किसने माना? लेव वाइगोट्स्की जी ने माना है। अगर यहाँ पर वाइगोट्स्की होता पियाजे की जगह पर तो ये कथन सही हो जाता, इसलिए ये गलत हो गया। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो पहला सत्य है परंतु सेकेंड वाला असत्य है, ठीक है। तो 87 का हमारा इसलिए तीसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, जीके के हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं। ईवीएस के लिए ही है, ठीक, वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए हैं। और आप अगर उन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको ईवीएस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज से हम लोगों ने जो है चैप्टर वाइज सीडीपी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, पहली क्लास बना हो गई है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भारत में 7:30 बजे हैं दिन के, शाम के, ठीक है, शाम के 7:30 बजे हैं। अब ये बताइए इसी दिन 2 PM 2 कहाँ पर बजे होंगे? उसी दिन दोपहर के 2 कहाँ बजे होंगे जब शाम के भारत में 7:30 बजे हैं? कुल मिला के ये क्वेश्चन घुमा के ये पूछ रहा है कि भारत का समय देखिए लंदन से कितने आगे है? 5.5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। तो लंदन का समय इससे 5 घंटा 30 मिनट पीछे हो जाएगा। जब भारत का आगे है तो लंदन में होंगे 2 बजे होंगे, तो भारत में 7:30 बजे होंगे। सीधी सी बात है, 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। तो इसलिए 88 का पहला सही है, क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन है वो लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच, ठीक है। 89 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय इंक्वायरी जांच को बढ़ावा देती है? कौन सी चीज़ है जो जांच को बढ़ावा देती है? छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के साथ यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों का चित्र बनाना। देखिए चित्र बनाना, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। डिजिटल प्रस्तुति करना मतलब भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाना कि भाई पुराने समय में क्या क्या चलता था, कि कैसी कैसी कारें चलती थी। तो इससे यात्रा का मतलब है, ठीक है, जर्नी जो हम करते हैं। तो जर्नी के बारे में हम सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग के बारे में हमें किस प्रकार से अच्छी प्रकार से पता चल सकता है? हमें दूसरों के अनुभव को पता करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 89 का दूसरा हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। 90 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, जैसे सोचो, जोड़ो, साझा करो। शिक्षक कहता है सोचो, जोड़ो, साझा करो। थिंक, पेयर, शेयर, ठीक है। पारस्परिक, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं?
पहला ऑप्शन है हमारा सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम, आगमनात्मक उपागम। तो मतलब पहले तो अपने आप सोचिए कोई चीज़ को, ठीक है, फिर उसको साथ में साथ वालों के साथ शेयर कीजिए। जैसे क्लास में आप अकेले ना पढ़ें, जैसे अपने सहपाठियों के साथ पढ़ें। तो सहपाठी पठन की बात भी कही है, किसने की कही है सहपाठी पठन की बात? लेव वाइगोट्स्की जी ने कही है, जो कि लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक रचनावाद की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर एक नहीं होगा, इसके आंसर दो हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन पर स्टार लगकर आया था। इसका आंसर सभी को मिला था नंबर। इसमें सहपाठी द्वारा सीखना ये भी बात सही है, और रचनात्मक उपागम ये दोनों सही है, दोनों वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए सभी को नंबर मिल गया। तो 90 का पहला और दूसरा सही होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सभी लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी आपको क्लास लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम अपने आप में सुधार कर सकें। थैंक यू।